समारोह के प्रमुख आकर्षणों में ड्रोन का प्रदर्शन होगा। इसमें राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर रामनाथ कोविंद शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। की अवधारणा, डिजाइन और कोरियोग्राफी की गई है। इस वर्ष नए ड्रोन का प्रदर्शन समारोह का मुख्य आकर्षण होगा। इस वर्ष बीटिंग द रिट्रीट समारोह में करीब 1000 ड्रोन 10 मिनट तक आसमान को जगमग करेंगे। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में निर्मित एक स्टार्टअप के जरिए ड्रोन का संचालन होगा। चीन, रूस और ब्रिटेन के बाद 1000 ड्रोन के साथ इतने बड़े पैमाने पर ड्रोन शो आयोजित करने वाला भारत चौथा देश होगा। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के सहयोग से बोट लैब डायनामिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने अनूठे ड्रोन शो की तैयारी की है। ड्रोन शो 10 मिनट लंबा होगा और बीटिंग रिट्रीट समारोह में सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करेगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्टार्टअप के जरिए ड्रोन तैयार करने वाली टीम के साथ तकनीकी और विकास पर चर्चा की। टीम ने ड्रोन शो की बानगी भी पेश की। Startup group BotLab, led by Sarita, Tanmay and their friends. So it's my proud privilege to compliment. They are pioneers in their own way, the first of its kind experiment that they have conducted, making India the 4th country in the world to put up this show of 1000 drones on the Beating Retreat event, which is going to be held on the 29th at Rajpath. ये पहला मौका है जब बीटिंग द रिट्रीट समारोह में लेजर शो और ड्रोन शो होगा। स्टार्टअप के जरिए इस ड्रोन को तैयार करने के लिए प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने 2.5 करोड़ रुपए, जबकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने 1 करोड़ रुपए दिए हैं। बोट लैब डायनामिक्स ने कड़ी मेहनत के साथ इसे तैयार किया है। बोट लैब डायनामिक्स IIT दिल्ली में इंक्यूबेटेड है एंड एज सर सेड कि थ्रू आउट इज बीन सपोर्टेड बाय DST। एंड हमने सर इतने फॉर लास्ट 6 years व्हाट वी हैव डन इज वी हैव डेवलप्ड द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, द एंटायर सिस्टम इज डेवलप्ड बाय अस। तो उसमें अभी फायदा ये हुआ है सर कि अभी कॉस्ट हम लोग 1/3 लेके आ गए हैं एंड द रिलायबिलिटी हम लोग ट्वाइस कर दिए हैं। तो हम भी बिकॉज ऑफ दैट नाउ वी आर एबल टू फ्लाई हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स टुगेदर। स्टार्टअप बॉटलैब की माने तो 1000 ड्रोन शो आजादी के 75वें साल की थीम पर होगा। बोटलैब ने कम लागत पर स्वदेशी रूप से इसे डिजाइन किया है। धीरज कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की 5वीं कड़ी में हिस्सा लेने के लिए पंजीकरण की तारीख 3 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। परीक्षा पे चर्चा परस्पर संवाद पर आधारित कार्यक्रम है, जिसमें देश विदेश के विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा के तनाव से मुक्ति के तौर तरीकों पर चर्चा करते हैं, ताकि जीवन को एक उत्सव की तरह जिया जा सके। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस कार्यक्रम को ऑनलाइन रखे जाने का प्रस्ताव है। कार्यक्रम के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों का चयन ऑनलाइन प्रतियोगिता से किया जाएगा। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 2,35,532 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 3,35,939 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। मामले सामने आए हैं। वहीं 3,35,939 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ भी हुए हैं। देश में फिलहाल 20,04,333 कुल सक्रिय मामले हैं। वहीं रिकवरी रेट 93.89% है। कोविड-19 के खिलाफ जारी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 165 करोड़ 40 लाख वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं। इधर झारखंड में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 1000 से कम मरीज मिले हैं। कल राज्य में केवल 912 नए संक्रमितों का पता चला, जबकि 2599 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.32% हो गई है। हालांकि पिछले 24 घंटे में 6 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। कल राज्य में सर्वाधिक 219 मामले पूर्वी सिंहभूम, 200 मामले सिमडेगा और 170 मरीज रांची में मिले हैं। 7 जिलों में 7 से भी कम संक्रमित मिले हैं, जबकि पाकुड़ और गिरिडीह में कोई संक्रमित नहीं पाया गया।
देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान ने एक और नया कीर्तिमान स्थापित किया है। देश में अब तक 165 करोड़ 4 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया झारखंड समेत 5 राज्यों के कोविड के ताजा हालातों की समीक्षा करेंगे। श्री मनसुख मंडाविया आज बिहार, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में कोविड की स्थिति की वर्चुअल समीक्षा करेंगे। इससे पहले कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना संक्रमण संबंधी स्थिति की समीक्षा के लिए दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक की। इस दौरान ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों और जन स्वास्थ्य तैयारियों की भी समीक्षा की गई। बैठक में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ई संजीवनी, टेली कंसल्टेशन और होम आइसोलेशन में रह रहे संक्रमितों की निगरानी पर जोर दिया। उन्होंने कम टेस्टिंग वाले राज्यों में जांच का दायरा बढ़ाने को कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 15 से 17 वर्ष के आयु वर्ग में टीकाकरण को प्रोत्साहन देने की भी जरूरत बताई। राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने स्कूलों को खोलने के मामले पर आज एक बैठक बुलाई है। बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव और शिक्षा सचिव के अलावा विभिन्न अभिभावक संघों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। बैठक में राज्य में स्कूल कॉलेज खोलने की संभावनाओं पर विचार करते हुए आवश्यक निर्णय भी लिए जा सकते हैं। तो गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 2 साल से राज्य की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित है। केंद्र सरकार ने डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले डॉक्टर नागेश्वरन एक लेखक, शिक्षक और सलाहकार के रूप में भी काम कर चुके हैं। आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है और उन्होंने कल कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस नियुक्ति से पहले डॉक्टर नागेश्वरन एक रचनाकार, लेखक, शिक्षक और सलाहकार के रूप में काम कर चुके हैं। उन्होंने भारत और सिंगापुर के कई बिजनेस स्कूलों और प्रबंधन संस्थानों में पढ़ाया है और आर्थिक विषयों पर उनके विचार बड़े पैमाने पर प्रकाशित हुए हैं। डॉक्टर नागेश्वरन IFMR ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस के डीन और करा विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के एक सम्मानित विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं। वो 2019 से लेकर 2021 तक भारत के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य भी रहे हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और एमहर्स्ट स्थित मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की है। संसद का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल संसद भवन में बजट सत्र की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने संसद भवन में सांसदों, अधिकारियों और मीडिया कर्मियों को कोविड से सुरक्षित रखने के लिए जारी किए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन करने को भी कहा है। राज्य के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल ने बजट से पूर्व प्रमंडलीय समीक्षा कल से शुरू की है। इस क्रम में कल उन्होंने पलामू प्रमंडल की समीक्षा की और पलामू, लातेहार और गढ़वा के उपायुक्तों को समय पर किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का भी निर्देश दिया। वर्चुअल समीक्षा बैठक में पलामू प्रमंडल में दलहन की खेती पर विशेष जोर दिया गया है। दलहन उत्पादन बढ़ाने के साथ ही प्रमंडल में 22 दाल मिलों की भी स्थापना का निर्णय लिया गया। इसमें लातेहार और गढ़वा में 7-7 जबकि पलामू में 8 दाल मिलों की स्थापना की जानी है। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल ने आज दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वर्चुअल माध्यम से हुए बैठक में कृषि मंत्री ने दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल अंतर्गत रांची, खूंटी और गुमला समेत अन्य जिलों के उपायुक्तों को समय पर किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का भी निर्देश दिया। राजधानी रांची समेत पूरा राज्य शीतलहर की चपेट में है। इसका असर जनजीवन पर पड़ा है। उत्तर पश्चिमी हवा की गति सामान्य से तेज रहने और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण कनकनी बढ़ी है। न्यूनतम तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 5 दिनों में राजधानी रांची के न्यूनतम तापमान में करीब 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है।
मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि जनवरी महीने के अंत तक ठंडी हवाओं का असर रहेगा। फरवरी महीने के पहले सप्ताह से ठंड से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि 4 और 5 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य में कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। अंडर 19 विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ मैदान में उतरेगी। अंडर 19 विश्व कप के इतिहास में 4 बार खिताब अपने नाम कर चुकी भारतीय टीम की कोशिश बांग्लादेश के हाथों साल 2020 के विश्व कप मुकाबले में मिली हार का बदला लेने की होगी। ओमान के मस्कट में महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने चीन को 2-0 से हराकर कांस्य पदक जीता। कल शाम खेले गए मैच में शर्मिला देवी और गुरजीत कौर ने गोल किए। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने स्कूलों को खोलने के मसले पर एक बैठक बुलाई है। बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव, शिक्षा सचिव के अलावा विभिन्न अभिभावक संघों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। राज्य के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल ने बजट से पूर्व परमंडलीय समीक्षा शुरू की है। इस क्रम में उन्होंने पलामू प्रमंडल की समीक्षा की और पलामू, लातेहार और गढ़वा आयुक्तों को समय पर किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का भी निर्देश दिया है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के केंद्रीय प्रभारी पदाधिकारी राहुल सिंह 2 दिवसीय भ्रमण पर लोहरदगा जिला पहुंचे। पहले दिन केंद्रीय प्रभारी पदाधिकारी ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत जिले में संचालित योजनाओं की समीक्षा की। रामगढ़ जिले में रबी कर्मशाला सह किसान कॉल सेंटर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। उत्तरी छोटानागपुर प्रक्षेत्र के संयुक्त कृषि निदेशक ब्रजेश्वर दुबे की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला में किसानों को आधुनिक खेती के गुर सिखाए गए। रांची में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सरकारी अस्पतालों में जिला प्रशासन के द्वारा व्यवस्था लगातार बेहतर की जा रही है। इसी क्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नामकुम में पीएसए प्लांट से ऑक्सीजन आपूर्ति शुरू कर दी गई है। गढ़वा शाहपुर मार्ग पर करुआ गांव के पास एक बाइक और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर हुई। टक्कर में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान गढ़वा थाना क्षेत्र के तिलदाग निवासी सुरेंद्र ठाकुर के पुत्र मनीष ठाकुर के रूप में हुई है। खूंटी जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं स्वरोजगार की ओर अग्रसर होकर आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बन रही हैं। खूंटी जिले के रनिया प्रखंड की सुसारी देवी ने आजीविका सखी मंडल के माध्यम से क्रेडिट लिंकेज से मिली 40,000 रुपए की आर्थिक मदद से अपनी राशन की दुकान शुरू की है। देवघर के उपायुक्त मंजू नाथ भजंत्री ने प्रसाद योजना के तहत कांवरिया पथ में श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु बन रहे आध्यात्मिक भवन के चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान कार्य को गति देते हुए मार्च 2022 तक निर्माण कार्य को पूर्ण करने का भी निर्देश कार्यपालक अभियंता और को दिया है। सरायकेला खरसावां जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल ने कार्यालय कक्ष में जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित कर जिले के दूर दराज गांवों से आए 50-60 फरियादियों की समस्याओं से अवगत हुए। इस दौरान उन्होंने समस्याओं के निष्पादन हेतु संबंधित पदाधिकारी को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 11 बजे उन्हें श्रद्धांजलि दिए जाने के कारण मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण 11:30 बजे किया जाएगा। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 50वीं और वर्ष 2022 की पहली कड़ी होगी। इसका दूरदर्शन और आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। यह कार्यक्रम दूरदर्शन समाचार, AIR न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर उपलब्ध रहेगा। जन जन की बात, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए, इस महीने 30 जनवरी सुबह 11:30 बजे मन की बात
आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माईगॉव की ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। याद रखें, रविवार 30 जनवरी सुबह 11:30 बजे मन की बात। आजादी के सफर की आज की कड़ी में देखिए देश का पहला अखबार बंगाल गजट और स्वतंत्रता सेनानी फाजिल मोहम्मद खान और उनके सहयोगियों के बारे में। 29 जनवरी 1780 को कोलकाता में अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट प्रकाशित हुआ और इसी के साथ ब्रिटिश भारत में प्रेस की शुरुआत हुई। साप्ताहिक समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन आयरिश नागरिक जेम्स ऑगस्टस हिकी ने शुरू किया था। इस अखबार को कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से भी जाना जाता था। ब्रिटिश सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए भारत में ये पहला संपादकीय प्रयास था। इसका नारा था, सभी के लिए मुक्त पर किसी से भी प्रभावित नहीं। सच्चाई का खुलासा करने के लिए हिक्की के साहसी रवैये से लोग बेहद प्रभावित हुए। इसके तुरंत बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ कर्मचारियों ने इंडिया गैजेट नाम से एक समाचार पत्र भी शुरू किया। इस तरह जब प्रतिद्वंद्वी अखबार इंडिया गैजेट प्रकाशित हुआ तो हिक्की ने उसी दिन अपने अखबार का नाम बदलकर हिक्कीज बंगाल गजट कर दिया। हिक्की का बंगाल गैजेट औपनिवेशिक शासन का कड़ा आलोचक था। उन्होंने गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने भारतीय सिपाहियों के लिए आवाज उठाई। उनके अखबार में आम तौर पर बंगाल के निर्धनों के बारे में लेख प्रकाशित होते थे। उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल गैजेट प्रिंटिंग प्रेस पर पाबंदी लगाने का आदेश दिया और 30 मार्च 1782 को इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया। आज हम फाजिल मोहम्मद खान और उनके सहयोगियों का भी स्मरण कर रहे हैं जो 29 जनवरी 1858 को देश के लिए शहीद हुए थे। भोपाल के फाजिल मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान 1857 के संग्राम के दौरान मध्य भारत क्षेत्र में प्रमुख विद्रोही नेताओं में शामिल थे। फाजिल और आदिल से प्रेरित होकर निकटवर्ती रजवाड़ों के अनेक सैनिक स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाले तत्कालीन भोपाल प्रांत के सिपाही पड़ोसी क्षेत्र सागर पर नियंत्रण करना चाहते थे। राहतगढ़ का किला सागर का द्वार था, परंतु भोपाल नवाब बेगम सिकंदर इन सिपाहियों के खिलाफ थी और विद्रोह को कुचलना चाहती थी। इस प्रकार भोपाल प्रांत की सेना और फाजिल मोहम्मद खान की सेना के बीच जुलाई 1857 में राजगढ़ी में युद्ध हुआ, जिसमें सिपाहियों ने भोपाल नवाब की सेना को मात दे दी। सिपाहियों ने राहतगढ़ के किले पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजों को आसपास के क्षेत्रों से भगाने में मदद की। सिपाहियों के विद्रोह को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जनवरी 1858 में महू से राहतगढ़ के लिए एक सेना ब्रिगेड भेजी। ब्रिटिश रेजिमेंट का नेतृत्व जनरल ह्यू रोज कर रहा था। भोपाल नवाब सिकंदर बेगम की सेना भी अंग्रेजों का साथ दे रही थी। 25 जनवरी 1858 को अंग्रेजों ने किले पर धावा बोल दिया। इस युद्ध में सैकड़ों सिपाही शहीद हुए थे। आदिल मोहम्मद खान बच निकलने में सफल रहे और बाद में उन्होंने तात्या टोपे के साथ कई क्रांतिकारी अभियानों में भाग लिया। लेकिन 29 जनवरी 1858 को फाजिल मोहम्मद खान को पकड़ लिया गया और अन्य क्रांतिकारियों के साथ किले के दरवाजे पर फांसी पर लटका दिया गया। हम धरती के इन वीर सपूतों को नमन करते हैं। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इस कड़ी में आज हम रांची के एक ऐसे गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी को नमन करेंगे जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ रांची में विद्रोह किया था।
इसके आंदोलन में रांची के क्रांतिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को प्रेरणा स्रोत मानने वाले रांची के क्रांतिकारी बिमल दास गुप्ता ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विरोध का स्वर बुलंद किया था। विमल दास गुप्ता के बेटे शांतनु दास गुप्ता बताते हैं कि जब उनके पिता ने अपने साथियों के साथ थाने में आगजनी कर दी थी, तब उन्हें रांची और हजारीबाग जेल में यातनाओं का भी सामना करना पड़ा था। एक बचपन से ही देश के बारे में सोचते थे और स्वाधीनता के बारे में भी सोचते थे होंगे जरूर, तो वो कई तरह से इस आंदोलन से जुड़ गए। उनको घर से भी निकाल दिया गया था, इस कारण से फिर नेताजी के साथ भी साथ हो गए थे। रांची सेंट्रल जेल, हजारीबाग सेंट्रल जेल, सभी जेल का भी दर्शन उनका काफी लंबे समय तक हुआ था। काफी बुजुर्ग हो चले शांतनु दास गुप्ता के पिता अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन शांतनु दास गुप्ता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अभिभावक के रूप में पूजनीय मानते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा क्रांतिकारियों को याद करने की एक पहल पर शांतनु दास गुप्ता बारंबार आभार व्यक्त करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के आजादी के 75वें साल पर जो ये प्रयास शुरू किए हैं कि सभी स्वतंत्रता सेनानियों का जो छोटे से छोटे, बड़े से बड़े जो भी योगदान दिए हैं सबको याद किया जाए, तो ये बहुत सराहनीय काम है। ये हमें लग रहा है, महसूस हो रहा है कि हम एक गार्जियन हमें मिल गया है। स्वतंत्रता सेनानी बिमल दास गुप्ता की तीसरी पीढ़ी अनुराग दास गुप्ता इस बात पर गर्व करते हैं कि उनके दादाजी ने आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया था। आजादी के अमृत महोत्सव को वे क्रांतिकारियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी मानते हैं। पिछले कुछ सालों से तो बहुत जगह पे बुलाया ही गया, सम्मानित किया गया, लेकिन अभी विशेषतः जो अमृत महोत्सव चल रहा है माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहल से, तो हमें बहुत गर्व होता है। विमल दास गुप्ता जैसे कई गुमनाम क्रांतिकारियों ने देश की आजादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। आजादी के लंबे अंतराल के बाद आज क्रांतिकारियों के परिजनों को केंद्र सरकार ने एक बार फिर से सम्मान देकर देश को गौरवान्वित होने का मौका दिया है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे भी ज्यादा है सटीक और संतुलित समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है डीडी न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNU DD के। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। तो कोरोना का खतरा भी टला नहीं है। दूरदर्शन झारखंड आप लोगों से अपील करता है कि आप खुद भी मास्क पहने और दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें और सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का भी जरूर पालन करें। मास्क के उपयोग को लेकर सभी के सहयोग से मास्क अप इंडिया कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, जो डीडी न्यूज और उससे जुड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी रहेगा। तो कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है।
कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और न्यूज बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गणतंत्र दिवस समारोह के औपचारिक समापन पर नई दिल्ली में बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम का आयोजन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे शामिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज झारखंड समेत 5 राज्यों के साथ कोविड के हालात की करेंगे समीक्षा। कृषि मंत्री बादल ने आज दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के अधिकारियों के साथ की बजट पूर्व समीक्षा। कल पलामू प्रमंडल की समीक्षा में 22 दाल मिलों की स्थापना का निर्णय। और राजधानी रांची समेत पूरा राज्य शीतलहर की चपेट में। इस माह के अंत तक ठंडी हवाओं का असर रहेगा जारी। जोहार नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। दुनिया में जब से मानव की सभ्यता का विकास हुआ है, कृषि उसके साथ जुड़ा हुआ है। कृषि व्यापार भी है और कृषि आजीविका का साधन भी है। हमारा जो जीवन है वह कृषि पर आधारित है। जैसे जैसे युग बदला वैसे वैसे परिस्थितियां भी बदली। वर्तमान दौर में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कृषि को एक उन्नत व्यापार, उन्नत बिजनेस के रूप में डेवलप करने की बात हो रही है। ये दुनिया भर में चल रहा है। कई बड़े देशों में तो कृषि इस प्रकार की स्थिति में पहुंच गई है। जो विकसित, जो विकासशील देश है, उसमें कृषि को अभी तक वो दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। हमारे देश के कई प्रांतों में कई उद्यमी इस क्षेत्र में लगे हुए हैं। अपना झारखंड भी कृषि के क्षेत्र में धीरे धीरे अपना पैर आगे बढ़ा रहा है। नए नए उद्यमी भी आ रहे हैं। ऐसे ही एक उद्यमी सतीश कुमार महतो जी हैं, जो फिटको एग्रो करके अपनी कंपनी चला रहे हैं और झारखंड में जो ग्रामीण क्षेत्र में कृषि का जो उत्पादन होता है, उस उत्पाद को बाजार भाव दिलवाने के लिए, उसको बाजार उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है। सतीश जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार सर। सतीश जी, हम बात करने से पहले जी सर आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर आपके मन में ये जो विचार है, कृषि को बाजार तक पहुंचाने का विचार है, वह कैसे उत्पन्न हुआ? एक्चुअली सर, मैं एक किसान परिवार से ही संबंध रखता हूँ। मेरे मम्मी पापा किसान ही हैं। मैं खुद ही